हेलो दोस्तों। हाँ, स्वागत है आपका मेरे न्यू चैनल पे यूपीएससी डॉट जर्नी। मैंने नई शुरुआत की है और मैं चाहता हूँ हर एस्पिरेंट का ये फ़ोबिया मैं दूर कर पाऊँ कि करंट अफेयर्स एक बहुत हैवी चीज़ है। और मैं करंट अफेयर को लिंक करूँगा बेसिस के साथ। जैसे मैं पॉलिटिकल सेक्शन करूँगा तो लक्ष्मीकांत को भी उसमें इंक्लूड करूँगा। जो भी टॉपिक होगा जो उसको बेसिस भी मैं साथ में क्लियर करता चलूँगा। और ऐसे ही मैं आईआर के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी और अदर सेक्शंस के लिए भी मैं ऐसे ही करूँगा। तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा। और मैं शुरुआत कर रहा हूँ अक्टूबर की 2025 की अक्टूबर मैगज़ीन के साथ। उसमें भी पहले टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ ही में ऐसे बहुत सारे सेक्शन होंगे, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, इकोनॉमी का, आईआर का। 4-5 सेक्शन में, मतलब 4-5 सेशन में हम कंप्लीट कर देंगे एक मैगज़ीन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप फिज़िकल कॉपी लेके बैठे होंगे विज़न आईएएस करंट अफेयर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसमें आप ऐड ऑन भी करते रहिएगा और ऐड ऑन थोड़ा बहुत करूँगा और साथ में लिखते रहिएगा। और ये एक प्रीलिम्स बेस्ड है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही मैं ये बना रहा हूँ कि आप जल्दी से कवर कर लो चीज़ों को। मतलब 1 डेढ़ घंटे या 2, मैक्सिमम 2 घंटे में एक मैगज़ीन आपकी कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब छोड़ा जाएगा या कुछ रह जाएगा आपका, नहीं, हर चीज़ कवर होगी, टेंशन मत लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि हमारा प्रिजन रिफॉर्म्स है। ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि एनसीआर भी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट 2023, 2025 में इन्होंने पब्लिश किया। सॉरी। तो इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बताया कि रिफॉर्म्स की क्यों जरूरत है प्रिजन को। जो मेन कोजेज हैं वो है कि जो प्रिजन्स है वो हाई अंडर ट्रायल्स लोगों से ही भरे पड़े हैं। मतलब कि अंडर ट्रायल प्रिजनर ही ज़्यादा हैं उसमें। 100 अगर उसमें बिजनेस है तो 73.5, मतलब 70, लगभग 73 या 74 बंदे वहाँ पे अंडर ट्रायल में ही रह रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको पता नहीं है वो बरी हो जाए या बरी होंगे या उनको सजा होगी, वो पहले ही जेल में है। तो दूसरा है कि ओवर क्राउडिंग हो रखी है। जैसे नेशनल ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 100 में से 120 बंदा हर एक जेल में है। दिल्ली में तिहाड़ जेल में 100 बंदों की अगर ऑक्यूपेंसी है तो वहाँ पे 200 बड़े बड़े हैं। ऐसे हो रखा है। स्टाफ वैकेंसी है, स्टाफ पूरा नहीं है। और इनएडुकेट वुमेन फैसिलिटीज़ भी हैं। मतलब जैसे 35 वुमेन जेल्स हैं, 21,000 प्लस वुमेन इनमेट्स के लिए। ठीक है। तो आगे चलते हैं। गवर्नेंस ऑफ प्रिजन्स इन इंडिया। गवर्न कौन करता है प्रिजन्स को? देखिए, प्रिजन्स है ना, जो प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, यहाँ बता गया। जो कि अंडर शेड्यूल 7 के अंडर आते हैं। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट आपकी मेंशन की गई हैं। कौन कौन सी है? जो कि 7 शेड्यूल है आपका। ठीक है, उसमें 3 लिस्ट मेंशन की हैं। एक तो यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। और इसका इनका ये आर्टिकल भी बता सकते हो आप इनमें कि कौन से आर्टिकल में इनका मेंशन किया गया कि आर्टिकल 2, 4, 6 में इनका मेंशन है और 7 शेड्यूल। ठीक है। तो इसमें जो प्रिजन है वो स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन है जो प्रिजन्स का, वो कौन संभालता है? वो एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट या यूटी गवर्नमेंट की। ठीक है। सेंट्रल का इसमें रोल ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिजन्स का। और एमएचए जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, इसका लिमिटेड रोल है प्रिजन्स में। जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट कर देंगे, गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे, बस। और आप इधर देख लीजिएगा, जो ये इंपॉर्टेंट इतने मुझे नहीं लगते हैं प्रिजन्स परस्पेक्टिव से। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताएं तो एग्जामिनर ट्रैप्स मैंने ऐड किए हैं कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम में क्या थोड़ा बहुत इधर उधर स्टेटमेंट हो जाती है। तो ये तो आई थिंक दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो मिल है इधर की सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया था कि ओपन प्रिजन्स होने चाहिए ताकि ज़्यादा प्रिजनर्स को वहाँ पे रखा जा सके। तो ये फर्स्ट टाइम अडोप्टेड इन यूपी, क्योंकि फर्स्ट ओपन प्रिजन मॉडल था ना, ओपन प्रिजन मॉडल था, यूपी में अडोप्ट किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। और राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा। मतलब अभी शुरुआत है तो समझ नहीं आ रहा, इतना अच्छे से मैं लिख भी नहीं पा रहा। बस आप फोकस कीजिएगा कंटेंट पे। तो जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, तो ओपन प्रिजन कहाँ थे हम? सुहास चकमा से यूनियन ऑफ इंडिया एडवोकेट फॉर ओपन प्रिजन की। हाँ, फर्स्ट प्रिजन मॉडल किसने अडोप्ट किया था? यूपी ने। तो नेक्स्ट है हुसैन खातून केस में जजमेंट दिया था कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज़ ए फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 21। किस केस में जजमेंट पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने? हुसैन आरा खातून 1979, आप याद रखिएगा। और ये ट्रैप अलर्ट में बताया गया कि फास्टर सिस्टम, जो कि सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव है फास्टर सिस्टम। तो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इट इज अ सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो रिजोल्व डिलेज इन कम्युनिकेशन ऑफ बेल ऑर्डर्स फ्रॉम कोर्ट्स टू प्रिजन अथॉरिटीज। तो बेल को जल्दी प्रोवाइड करने के लिए, या ऑनलाइन का एक
जरिया है, फास्टर सिस्टम, जो कि सुप्रीम कोर्ट का है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एनसीआरबी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। एनसीआरबी जो कि हम अभी मेंशन किया था, उसने रिपोर्ट पब्लिश करी थी। तो ये एक मिनिस्ट्री एमएचए के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम फेयर के अंदर है, और इसको फॉर्म किया गया था 1986 में। किसकी रिकमेंडेशन पे इसको फॉर्म किया गया था? टंडन कमेटी, नेशनल पुलिस कमीशन और एमएचए टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पे इसको फॉर्म किया गया था 1986 में। तो इसके की फंक्शंस देख लेते हैं कि डाटा रिपोजिटरी, जैसे इसका नाम बताता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, ये रिकॉर्ड को ही मेंटेन रखते हैं कि डाटा रिपोजिटरी इसका की फंक्शन है। और फिर नेशनल वेयर हाउस है कि फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड ऑफ इंडियन फोन क्रिमिनल्स, ठीक है, और फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम वाज इंटीग्रेटेड इनटू एनसीआरबी, ठीक है। इसमें सॉरी कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है ये फॉर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स में। पब्लिकेशन, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जैसे अभी भी लास्ट वो प्रिजन्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट्स है वो उसने पब्लिश की है, जो कि नाम था उसका प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट, और प्रिजन स्टैटिस्टिक्स प्रिजन स्टैटिस्टिक्स प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट, सॉरी मैं कहीं और देख रहा था। तो और ये पब्लिश करता है जैसे क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया, रीजनल स्टैटिस्टिक्स जो अभी पढ़ के आए हैं हम। और चलो मतलब एक ही रिपोजिटरी है, इसके अंदर भी मतलब ये तो एक तो मेन रिपोजिटरी है, इसके अंदर भी एजेंसीज हैं जो कि रिपोजिटरीज हैं, जैसे एनडीएस, सो सेक्सुअल ऑफेंडर्स का डाटा जो है वो मेंटेन करती है, जैसे एस आई एन एफ आई एस है, नेशनल ऑनलाइन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ऐसे सी सी टी एन एस है, सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। और आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो कि क्राइम इन इंडिया 2023 नाम से अभी हम पढ़ के आए हैं। तो इसमें क्या जो पब्लिश किया उन्होंने 2025 में ही, 23 नाम है लेकिन इनका 23 की रिपोर्ट है, लेकिन पब्लिश इन्होंने 2025 में किया है, ठीक है। तो ओवरऑल कोग्निजिबल क्राइम्स, मतलब कोग्निजिबल होता है जैसे बड़े क्राइम्स होते हैं, जो जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, मतलब जिनमें विदाउट वारंट के भी अरेस्ट कर लिया जाता है, वो कोग्निजिबल क्राइम्स में अंडर आता है। इंक्रीज हुआ 7.2%, ठीक है। साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से मात्रा में बढ़े हैं आपके पास, 31% लगभग। और क्योंकि ये फ्रॉड, आप अभी सुन रहे होंगे आप साइबर क्राइम में फ्रॉड हो रहे हैं, मतलब उसके हिसाब से। और एस टी क्राइम्स हैं वो 28% बढ़े हैं। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है इंक्रीज बाय 9.2%, और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है वो बढ़े हैं 0.7% के मार्जिनल इंक्रीज़ के साथ, ठीक है, ये इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे टैप सिस्टम, टैप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैंने स्टेटमेंट बनाई है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आए मैसिव एक्सपोनेंशियल स्पाइक इन 2023, जो कि गलत है, मैसिव नहीं है, एक मार्जिनल सा इंक्रीज़ है 0.7 का, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये सुसाइड डाटा 2023 है, जो कि मैंने बताया था कि एनसीआरबी रिपोर्ट पब्लिश करती है। और ये रिपोर्ट है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया। तो इसमें, ठीक है, इसमें क्या बताया है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इंडिया रिपोर्ट 2023 में कि मेल एंड फीमेल रेशियो है जो सुसाइड का, वो 72.8 से 27.2 है, मतलब 100 में से 73 मेल सुसाइड कर रहे हैं। अगर 100 लोग सुसाइड कर रहे हैं तो 73 मेल सुसाइड कर रहे हैं और 27 फीमेल सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये बताते हैं। और मेजर कॉज क्या है सुसाइड का? फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली सॉरी मेजर कॉज है फैमिली प्रॉब्लम्स। और इसमें फैमिली प्रॉब्लम्स में एक्सक्लूड है, फैमिली प्रॉब्लम्स में एक्सक्लूड किया गया है। माफ़ी चाहता हूँ मैं, एक मिनट रुकिएगा। जो फैमिली प्रॉब्लम्स है इसमें मैरिज है ना वो इंक्लूड नहीं है, मैरिज प्रॉब्लम्स है ना वो इंक्लूड नहीं है इसमें, ये अकेले फैमिली प्रॉब्लम्स है मेजर कॉज, ठीक है, याद रखिएगा। और हाईएस्ट रेट है, एक होता है रेट और एक होता है हाईएस्ट, मतलब किस में हाईएस्ट ज़्यादा किए हैं सुसाइड नंबर्स में। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नंबर्स में सुसाइड हुए हैं, लेकिन रेट अंडमान एंड निकोबार में पॉपुलेशन के हिसाब से होता है रेट की, कैसे हुए ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कितने लोगों ने सुसाइड किया, तो रेट ऐसे निकलता है। तो अंडमान में एंड निकोबार में रेट ज़्यादा सबसे ज़्यादा है अंडमान निकोबार, और सबसे ज़्यादा नंबर्स में कहाँ सुसाइड हुआ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और टोटल सुसाइड्स का 100 लोग सुसाइड कर रहे हैं तो उसमें 6.3 लोग फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये लेकिन उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि जीरो फार्मर सुसाइड्स हुए हैं कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इनमें, ठीक है। और इनिशिएटिव है टू टैकल दी सुसाइड्स, ठीक है, टेली मानस हो गया, मनोदर्पण हो गया, ऐसे ये है सुसाइड को कम करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी भी है 2022 की, और मोदी जी ने बोला है कि 10% रिडक्शन कर देंगे वो सुसाइड में 2030 तक, ओके। तो ये एक एम है इंडिया का, ठीक
2030 तक 10% रिडक्शन इन ओवरऑल सुसाइड्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब ये आता है आईटी रिफॉर्म्स के बारे में। ओके, तो आईटी रिफॉर्म्स के बारे में ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में एक एक्ट पास हुआ, मतलब अमेंडमेंट हुआ है आईटी रूल्स 2021 में। 21 के रूल्स में अमेंडमेंट किया गया है अभी 25 में। ठीक है, ये अमेंडमेंट किस ये क्या हुआ है, वो है सिंथेटिक जनरेटेड इन्फॉर्मेशन पे, मतलब जो कि मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, लगती है जैसे रियल जैसी, लेकिन वो मॉडिफाइड होती है, जैसे एआई से क्रिएट किया गया हो या उसकी आर्टिफिशियल मॉडिफाई कर दिया गया हो, कंटेंट अपीयरिंग रीजनेबल बट मतलब ऑथेंटिक तो लगते हैं, लेकिन होते नहीं हैं, वो मॉडिफाइड होते हैं। तो इसके लिए ईसीआई ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू की है कि एडवाइजरी सॉरी गाइडलाइंस इशू की है डिस्क्लोजर ऑफ एसजीआई, मतलब अगर कोई पार्टी है जो कि पॉलिटिकल पार्टी है यूज़ करती है एसजीआई का अपने इमेजेस या ऑडियो और वीडियोज़ के लिए, तो उसमें उसको मेंशन करना ज़रूरी है कि एसजीआई है भाई, कि सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है ये। जैसे कि वीडियोज़ में 10% और ऑडियो में भी 10% तक का उसका ये विजुअल कंटेंट लेबल मैंडेट है। ठीक है, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ वीडियो का 10% विजिबल होना चाहिए, कि भाई ये जैसे ये वीडियो चल रही है ना, तो इसका 10% लिखना चाहिए यहाँ पे, या ए आई है या एस जी आई है, या एस जी आई है, ऐसा कुछ लिखना चाहिए उन्होंने। ठीक है, और ऑडियो में भी 10% तक, मतलब अगर 1 मिनट किया तो 10 सेकंड उसमें बोलना चाहिए कि भाई ये एस जी आई है, ये मॉडिफाइड कंटेंट है ये। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, तो अब इसमें है कि एस एम आई, हाँ इसमें आई टी रोज 2021 में मेंशन था एस एम आई का और एस एस एम आई का। तो एस एम आई सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी कौन होते हैं, जिसमें जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 50 लाख से कम रजिस्टर्ड होते हैं ना यूज़र, तो वो एस एम आई में आते हैं। और 50 लाख से ज़्यादा होते हैं रजिस्टर्ड यूज़र, तो वो एस एस एम आई में आते हैं। ठीक है, यूज़र बेस है वो सेंट्रल नोटिफाइड थ्रेशोल्ड, 50 लाख है वो थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो एस एस एम आई में होते हैं। ये कौन से हैं, व्हाट्सअप हो गया, एक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये एस एस एम आई में आते हैं। एस आई में कौन से आते हैं, डिस्कॉर्ड हो गया। ठीक है, बहुत छोटा सा इनका रजिस्टर्ड वो है, डाटा मतलब यूज़र्स बहुत कम है इनके पास, 50 लाख से कम है, तो ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है डी पी एक्ट 2023। और आई फोर सी रोल, आई फोर सी मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एम्पावर एजेंसी टू डिसेबल अनलॉफुल कंटेंट एक्सेस। और इसके बारे में है कि इनको जो 10% किया है उसको कौन, मतलब अभी बताऊंगा, देखो कि कौन रिमूवल के लिए ऑर्डर दे सकता है। तो ये है जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबो सेंट्रल, अबो रैंक, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक से या तो जॉइंट सेक्रेटरी होना चाहिए, उसके ऊपर रैंक होना चाहिए, या डीआईजी होना चाहिए, और हायर होना चाहिए पुलिस में है। ठीक है, पुलिस फोर्स में डीआईजी या उससे ऊपर, और जॉइंट सेक्रेटरी रैंक एडमिनिस्ट्रेशन में है, जॉइंट सेक्रेटरी का रैंक होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और इसे एडवाइजरी इन इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी मस्ट टेक डाउन एआई अल्टर्ड मैनिपुलेटेड कंटेंट विद इन 3 आवर ऑफ नोटिस। अगर इन्होंने कोई नोटिस दे दिया तो 3 घंटे अंदर वो टेक डाउन होना चाहिए। और ये मेंशन किया गया उन्होंने कि यूएन में एआई एक्ट मैंडेट वाटरमार्किंग, चाइना में लेबलिंग रूल्स आ गए हैं, डेनमार्क में डिजिटल कॉपीराइट ट्रायल, तो ऐसा कुछ है डिफेक्ट का। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, इंडिया है जो, आपको पता है कि अपना जो इंडिया है वो फार्मास्यूटिकल में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाई वॉल्यूम। इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बाय वॉल्यूम, मतलब बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, ड्रग्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है। इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उसमें। ठीक है, और बाई वैल्यू कितना है, 14th वैल्यू, बाई वैल्यू 14th है। बाई वैल्यू और ये बाई वॉल्यूम का क्या मतलब है, 14 बाई वैल्यू मतलब हमारी जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हैं, वो सस्ते हैं, चीप हैं, मतलब वो जो बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर करके देखें तो ठीक है। तो इसलिए बाई वैल्यू 14 पे चला जाता है, पीछे चला जाता है। और बाई वॉल्यूम मतलब हम प्रोड्यूस तो बहुत सारी मात्रा में करते हैं। ठीक है, और जो ये फार्मास्यूटिकल रेगुलेशंस हैं, फार्मा रेगुलेशंस वो क्यों हैं अभी न्यूज़ में, क्योंकि कफ सिरप से 23 बच्चों की है ना जान चली गई थी अभी, कफ सिरप पीने से। उसमें क्यों चली गई थी, क्योंकि कंटेमिनेटेड सब्सटेंस मिला गया था उन कंपनियों ने, रामखोर कंपनियाँ थी जो कोल्ड्रिप रेस्पिरेफ्रेस एंड रिलाइफ डीएथिलाइन ग्लाइकोल नाम का एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो उन्होंने मिलाया था, और इससे 23 बच्चों की जान चली गई। ठीक है, तो इसलिए इस रेगुलेशंस की बात हो रही थी यहाँ पे। और इससे रिलेटेड आगे कुछ देखते हैं, एक जो इनको रेगुलेट करता है, और वो है सी डी
SCO, सॉरी, CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, CDSCO। ओके, तो ये क्या है कि नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एकमात्र इंडिया की सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये, ड्रग्स को, फार्मा प्रोडक्ट्स को जो रेगुलेट करती है, CDSO। ओके, और जो लाइसेंस, लेकिन याद रखना कि लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करती है ड्रग्स को, इंस्पेक्शन नहीं करती है, बस ये क्या करती है कि न्यू ड्रग्स को अप्रूव करती है, क्लिनिकल ट्रायल्स करती है, इंपोर्ट क्वालिटी देखती है, मतलब क्वालिटी देखती है ड्रग्स की, ठीक है नहीं है, लेकिन जो ड्रग्स को लाइसेंस प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट्स को, फैक्ट्रीज को, मैनुफैक्चरर को, वो है स्टेट अथॉरिटी, स्टेट ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, SDRA, ठीक है, ये है। और NPPA है जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, वो प्राइस को कंट्रोल करती है। ओके, तो अभी आगे चलते हैं, इसका है, लिख देता हूँ मैं, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है, जो प्राइस को कंट्रोल करती है। तो आगे चलते हैं, ये एग्जाम में ट्रैक के हिसाब से मैंने क्वेश्चन बनाया है कि द CDSCO यूटिलाइज नेशनल मैंडेटरी रिकॉल लॉ। एक याद रखना है आपको कि इंडिया में कोई भी बाइंडिंग नेशनल रिकॉल लॉ नहीं है, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ आज तक कि किसी ड्रग को रिकॉल कर लिया जाए जो कि कंटेमिनेटेड है एक तरीके से। हमारे इंडिया में क्या होता है, जो भी कफ सिरप है उनको कंटेमिनेटेड पाए गए हैं, तो वो कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट को रिकॉल कर लेंगे, और वो CDSCO के रूल्स के मुताबिक उनको रिकॉल कर लेंगे, लेकिन उनको ही करेंगे जो कंटेमिनेटेड है, मतलब और बाइंडिंग नेशनल मैंडेटरी रिकॉल लो है ही नहीं, मतलब वो प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को ही, मतलब ओवरऑल इंडिया में प्रोडक्ट रिकॉल नहीं होगा, बस वो कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट रिकॉल होंगे, ऐसा कुछ है इसमें, समझ लो, बस याद रखना मैंडेटरी रिकॉल लो है ही नहीं, इम्प्लीमेंटेड ही नहीं हुआ है। और ये पढ़ सकते हो कि पार्ट ऑफ शेड्यूल अमेंड ड्रग रूल्स प्रिस्क्राइबिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन डायरेक्टली अलाइंस विद WHO गाइडलाइंस, नॉट मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, ट्राइबल गवर्नेंस। नाइस, तो ट्राइबल गवर्नेंस हम आएंगे, तो एक मिशन है गवर्नमेंट का, आदि कर्मयोगी अभियान, आदि कर्मयोगी अभियान, जो कि एक वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप मिशन है, ठीक है। और ग्राम सभा इसको इंक्लूड क्या करता है, ग्राम स्पेशल ग्राम सभा अक्रॉस 1 लाख ट्राइबल डेमोक्रेटिक लॉज अडोप्टेड, ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन, ठीक है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होंगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सेल्फ गवर्नेंस, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। अब ये तो मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको आंसर राइटिंग में लिखने हो तो ठीक है। और आदि कर्मयोगी अभियान वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप, ठीक है। नोडल बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर आती है, सॉरी नोडल बॉडी इसकी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, मतलब किसके अंडर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर आता है। फाउंडेड, ये कब फाउंड की गई थी, 1999 में फाउंड की थी ट्राइबल अफेयर, ठीक है, मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स। और मैकेनिज्म क्या रहेगा इसका, कि एस्टैब्लिशिंग आदि सेवा केंद्र, सिंगल विंडो सिटीजन सर्विस सेंटर, जैसे CSC नहीं होते हमारे यहाँ, हर जगह CSC होते हैं आधार कार्ड वगैरह, ऐसे ही ऐसे हैं आदि सेवा केंद्र को खोला जाएगा। आदि सेवा समय मैंडेट विलेज टू कंट्रीब्यूट 1 आवर वीक ऑफ वॉलंटरी सर्विसेज। लीडरशिप पिलर कौन सा है, मतलब 3 पिलर हैं इस लीडरशिप के, कौन से के, आदि कर्मयोगी अभियान के, जैसे आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी और आदि साथी है, ठीक है। अगले पे जाते हैं। हाँ, तो ट्राइबल गवर्नेंस में मतलब कौन सी हम चीज़, जैसे कि ट्राइबल गवर्नेंस में किस चीज़ क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब ट्राइबल गवर्नेंस में आपको दिया जाए तो क्या क्या आप लिख पाओगे, क्या क्या होता है, वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, देखो। और द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, ऐसा एक्ट 19, पंचायत, ई फॉर पंचायत, ई फॉर एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, ओके। एक्सटेंड पार्ट एक्स, IX मतलब पार्ट 9 है, पार्ट 9 है जो, वो क्या है, पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है ना, सॉरी, पंचायत से रिलेटेड है ना, तो यही है कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, तो रेडिकली एम्पावर ग्राम सभा विद लोकल अथॉरिटी और लोकल रिसोर्सेज, लैंड ट्रांसफर एंड माइनिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और क्या है ट्राइबल गवर्नेंस में क्या क्या है कि 6 शेड्यूल है, उसको एम्पावर करता है ट्राइबल गवर्नेंस को, और yes, वो क्या क्या एम्पावर करता है, पैसा से एम्पावरमेंट एम्पावर करता है, और 5th शेड्यूल करता है, 6th शेड्यूल करता है, और मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर करती है। तो 6th शेड्यूल क्या है, ऑटोनॉमी स्ट्रिक्टली इन AMTM स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आंध्र प्रदेश नहीं आएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ऑटोनॉमी होती है शेड्यूल एरिया में। तो 5th शेड्यूल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स इन ऑल अदर स्टेट, अदर मतलब इनको एक्सक्लूड किया गया है, जो ये 4 स्टेट है इनको एक्सक्लूड किया गया है।
एक मिनट रुकिएगा ज़रा। हाँ, तो हम कहाँ थे? इसको हो गया, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सॉरी सॉरी ऑल फिक्स शेड्यूल स्टेट्स है रोबस्टली इम्प्लीमेंटेड पैसा पैसा एक्ट, मतलब ऑल तो नहीं होंगे, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो झारखंड है वो अभी तक पैसा रूल्स हैं वो डिस्पाइट इट बीइंग अ सेंट्रल लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया उन्होंने। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल प्रोसेस बाइंडिंग एज नाम में ही एडवाइजरी, तो बाइंडिंग कहाँ से हो जाएगा? इन फिफ्थ शेड्यूल स्टेट्स एडवाइजरी है, ठीक है। ओके, तो क्या करते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि आपको पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो डिजिटल गवर्नेंस अभी इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग रूल 2025 इम्प्लीमेंट किया है, एक एक्ट ऑनलाइन गेमिंग रूल्स को लेकर। तो इसमें क्या किया, 3 तरह के गेम्स को गवर्नमेंट ने वो किया, रिकॉग्नाइज़ किया है, जैसे ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स को तो कम्प्लीटली बैन लगा दिया गया है। ऑनलाइन मनी गेम्स की बैन हो गया है, प्रोहिबिटेड है ऑनलाइन मनी गेम्स। और जो परमिटेड है ना ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स, उनको रजिस्टर्ड करना होगा किसमें? ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी है एक, अभी इन्होंने बनाई है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस पर रजिस्टर्ड करना होगा। मेंटेन रजिस्ट्री, डिसाइड लेगलिटी एंड इम्पोज पेनल्टी। जो सोशल गेम्स हैं और इस स्पोर्ट्स हैं उनको, बहुत सोशल गेम एंड स्पोर्ट मस्ट एक्टिवली सीक ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रॉम OGAI ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें कंपोजिशन क्या होता है, एक चैन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं, देन फ्रॉम गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। ग्रामीण रिड्रेशल मैकेनिज्म क्या होता है, ग्रामीण सेपरेट कमेटी होगी, जो ग्रामीण होगा जिसकी कोई दिक्कत होगी वो कमेटी इस सेपरेट कमेटी में आएगा, ग्रामीण सेपरेट कमेटी में होगा ये, इसके बाद वो अथॉरिटी में लेके जा सकता है अगर यहाँ पे उसका सोल्यूशन नहीं हुआ, ऐसा कुछ होता है इनका। और अब ये पोस्टल बैलेट सिस्टम आपने सुना होगा, पोस्टल बैलेट, POSTAL पोस्टल बैलेट सिस्टम। मतलब अगर एक साधारण भाषा में समझाऊँ तो अगर मैं एक ऑफिसर हूँ CAPF या आर्म फोर्सेस का, तो मैं जा नहीं सकता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालने, तो हम पोस्ट के थ्रू या ESI के ऑनलाइन मैकेनिज्म के थ्रू जो प्रोवाइड करते हैं, मैं वोट डाल सकता हूँ, तो उसको कहते हैं पोस्टल बैलेट। वो ऑर्डिनरी पीपल को नहीं मिलता है, ये कुछ सर्विस वोटर्स और स्पेशल वोटर्स को मिलता है। सर्विस वोटर में क्या होता है, आर्म फोर्सेज, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पोस्टेड अब्रोड, जो बाहर विदेशों में पोस्टेड हैं। स्पेशल वोटर्स में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, हाई रैंकिंग डिग्नेटरीज एंड देयर स्पाउसेस, ये हैं। और याद रखिएगा कि जो पोस्टल बैलेट प्रिवेंटिव डिटेंशन होते हैं और इलेक्शन ड्यूटी जो पर्सनल होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक पोस्टल बैलेट राइट्स होते हैं, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले भी वोट डाल सकते हैं थ्रू पोस्टल बैलेट, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके साथ हम पॉलिटिका सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू, और बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा सेशन। और नेक्स्ट आएगा IR का, इंटरनेशनल रिलेशंस का सेक्शन आएगा, अक्टूबर 2025 की मैगजीन का, विजन IS से, जो कि हम कवर करेंगे। थैंक यू।